मरुस्थल का शाब्दिक अर्थ मृत भूभाग से है, अर्थात वैसा प्रदेश जहां मानव, जीव जंतु एवं वनस्पति को जीवित रहने के लिए पर्यावरण से काफी संघर्ष करना पड़ता है। मरुस्थली इलाकों में वर्षा नहीं के बराबर होती है। क्या आप जानते हैं कि थार मरुस्थल के निर्माण के कारण क्या है? ये कैसे बना? शायद आप नहीं जानते होंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो के अंदर यही बताने वाले हैं कि थार मरुस्थल कैसे बना। तो चलिए समय को ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। थार मरुस्थल का नाम तो आपने सुना ही होगा। थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है। थार के मरुस्थल का 85% भाग भारत में, जबकि 15% भाग पाकिस्तान में आता है। ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत के थार मरुस्थल का 61.11% भाग राजस्थान में आता है। थार मरुस्थल को महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित थार का मरुस्थल शुष्क है। क्षेत्रफल के आधार पर थार मरुस्थल का विश्व में 17वां स्थान है तथा विश्व के सबसे गर्म उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में इसका नंबर 9वां है। थार मरुस्थल की विशालता का अंदाजा इस आधार पर लगाया जा सकता है कि ये भारत और पाकिस्तान में कुल मिलाकर 77,000 वर्ग मील यानी कि 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। थार मरुस्थल राजस्थान के अलावा हरियाणा, गुजरात और पंजाब में भी फैला हुआ है। इस मरुस्थल की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 640 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की तरफ इसकी चौड़ाई लगभग 300 किलोमीटर है। राजस्थान का थार मरुस्थल एक गर्म उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। पाकिस्तान में इस मरुस्थल को थाल चेलिस्तान नाम से जाना जाता है। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व थार मरुस्थल की जगह समुद्र हुआ करता था, जिसका प्रमाण ब्रह्मास्त्र में मिलता है। मेसोजोइक महाकल्प के अनुसार भी ये क्षेत्र कभी समुद्री भाग हुआ करता था, जिसका प्रमाण रेगिस्तान में स्थित राजस्थान के जिले जैसलमेर में आकल में जुरासिक समय के लकड़ियों के अवशेष काष्ठ जीवाश्म पार्क में आज भी मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद जीवाश्मों की आयु संभवतया 18 करोड़ वर्ष प्राचीन है। इसके संबंध में ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक साक्ष्य है। ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो पश्चिमी राजस्थान में है, जहाँ बालू ही बालू है। यहाँ रेत के टीले हर ओर नजर आते हैं। भले ही यहाँ सूखा फैला है, फिर भी करोड़ों की तादाद में यहाँ सीपियां मौजूद हैं। 18 करोड़ साल बीत चुके हैं। कहते हैं यहाँ विशाल सागर हुआ करता था। नाम था इसका टेथेस सागर। बड़ी तादाद में यहाँ सीपियां मिल जाती हैं। शंख भी यहाँ कई बार मिल जाते हैं। ये सीपियां और ये शंख समुद्र में ही मिलते हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे मान ले कि यहाँ समुद्र था। उदयपुर में एक संग्रहालय बना हुआ है। बहुत सारे जीवाश्म यहाँ रखे हुए हैं। ये जीवाश्म इसकी पुष्टि करते हैं। ये जीवाश्म जैसलमेर के हैं। कई जीवाश्म कच्छ से भी मिले हैं, जो करोड़ों साल पुराने इतिहास को कुरेद रहे हैं। कहा तो जाता है कि डायनासोर तक यहाँ हुआ करते थे। आज भारत और एशिया जुड़े हुए हैं, हालांकि कभी ये अलग थे। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक इनके बीच समुद्र हुआ करता था। आज जो बाड़मेर और जैसलमेर का इलाका है, कभी समुद्र हुआ करता था। समय बीता, यहाँ रेत बनते चले गए। फिर भी एक चीज है कि प्रकृति के निशान यहाँ मौजूद हैं। 180 करोड़ साल पुराने जीवाश्म। ये जीवाश्म बहुत पुराने हैं, करीब 180 करोड़ साल पुराने। अधिकतर जीवाश्म समुद्र में पाए जाने वाले जीवों के हैं, जो अब पत्थर में तब्दील हो चुके हैं। इनसे पुष्टि होती है कि थार मरुस्थल में कभी समुद्र बहता था। धरती की संरचनाओं में तरह तरह के परिवर्तन हुए। इसके फलस्वरूप समुद्र धीरे धीरे रेगिस्तान में बदलता चला गया। एक और जीवाश्म मिला है जो 180 करोड़ साल पुराना है। जैसलमेर से करीब ये मिला है। किसी पेड़ के जैसा ये लगता है। पेड़ के तने की इसकी आकृति है। इससे लगता है कि सागर के किनारे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे। इसका जिक्र दंत कथाओं में भी है। दंत कथाओं में भी इसका जिक्र है। कहते हैं जब भगवान राम दक्षिण में लंका जा रहे थे, वहाँ लंका जाने के लिए सागर पार करना था। हनुमान आराम से सागर पार कर सकते थे, लेकिन भगवान राम और वानर सेना फंस गई। फिर भगवान राम ने 3 दिनों तक निर्जला व्रत किया। समुद्र देव ने रास्ता नहीं दिया तो भगवान राम नाराज हो गए। ब्रह्मास्त्र का संधान उन्होंने कर लिया।
घबराए समुद्र देव प्रकट हो गए। भगवान राम को विधि का विधान बताया। ब्रह्मास्त्र से समुद्र सूखने से जगत के असंतुलन के बारे में बताया। क्षमा मांगने से भगवान राम शांत हो गए। उपाय पूछा। उन्होंने कहा कि ब्रह्मास्त्र तो साध लिया है। तब समुद्र देव ने द्रुमकुल्य के बारे में बताया। कहा कि बुरे लोग वहां रहते हैं, उनके जल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। वो लोग पश्चिम दिशा में रहते हैं, उस दिशा में वे ब्रह्मास्त्र छोड़ दें ताकि उनका नाश हो जाए। फिर भगवान राम ने डाकुओं की भूमि की ओर ब्रह्मास्त्र साध लिया। कहा कि उनकी पूरी भूमि मरुस्थल में बदल जाए। इसके अलावा कहा कि वहां कुछ औषधियां भी विकसित होगी और वे सुगंधित होगी, ये दिव्य होंगी, वहां के जीव जंतुओं के काम आएंगी। और ऐसा ही हुआ। समुद्र सूख गया, मरुस्थल बन गया। आज यही थार मरुस्थल है, भारत की सबसे बड़ी मरुभूमि। ये तो हुई दंत कथाओं की बातें। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि ये थार का मरुस्थल ग्रेट पेलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल यानी कि अफ्रीकी के सहारा मरुस्थल का पूर्वी विस्तार है। गोंडवाना लैंड के विखंडन के पश्चात ये भारतीय प्लेट के साथ अफ्रीका के सहारा से उत्तर पूर्व की ओर अग्रसर होकर वर्तमान अवस्था को प्राप्त किया है। उल्कापिंड। म्यूजियम में उल्कापिंड के 2 टुकड़े रखे हैं। एक 20 जून 1996 को पाली जिले के पिपलिया गांव के किसान प्रभुलाल चौधरी की खेत में गिरा था। विभाग के PS राणावत, MS शेखावत ने इसकी पुष्टि की। दूसरा उल्कापिंड नाथ द्वार के पास धान्यला की भागल गांव में 25 दिसंबर 2012 को गिरा। इसे प्रोफेसर विनोद अग्रवाल ने प्राप्त करके म्यूजियम में रखा। खास बात ये कि दोनों उल्कापिंड हमारे सौर मंडल के नहीं बल्कि किसी दूर ग्रह के हैं। भूवैज्ञानिकों की ओर से जांच में इसकी पुष्टि हुई। थार मरुस्थल में मिले साक्ष्य इस बात के संकेत देते हैं कि राजस्थान के बीकानेर के नजदीक से करीब 1,72,000 साल पहले जो नदी बहती थी वो मौजूद नदी से 200 किलोमीटर से कुछ ज्यादा दूरी पर थी। शोधकर्ताओं के मुताबिक उनका रिसर्च मौजूद नदी और हजारों साल पहले सूख चुकी घग्गर हकरा नदी के रास्ते के बारे में कई साक्ष्य सामने रखते हैं। उनके मुताबिक केंद्रीय थार मरुस्थल से होकर बहने वाली नदी की मौजूदगी पुरापाषाण युग के लोगों के लिए एक जीवन रेखा की तरह रही होगी। शोधकर्ताओं ने बताया है कि थार रेगिस्तान के पहले के निवासियों को लेकर विलुप्त हो चुकी नदियों के महत्व की अनदेखी की गई है। थार मरुस्थल हर साल आधा किलोमीटर की रफ्तार से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा है। आने वाले वक्त में ये भारत के भू उपयोग का नक्शा भी बदल देगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की ताजा रिसर्च में ये खुलासा हुआ है कि कल तक राजस्थान की पहचान रहे थार मरुस्थल ने अब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश तक अपने पांव पसार लिए हैं। रेतीली मिट्टी के फैलाव के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी मृदा का ह्रास इस हद तक बढ़ गया है कि कृषि और वानिकी पर आजीविका चला रहे 60% लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होने की आशंका पैदा हो गई है। इसरो ने पहली बार देश की भू संपदा के ह्रास का नक्शा तैयार किया है। इसके लिए भारतीय उपग्रह IRSPC-1 रिसोर्स सेट पर स्थापित एडवांस्ड वाइड फील्ड सेंसर से समय समय पर ली गई उपग्रह तस्वीर का गहन विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के आधार पर तैयार नक्शे से संकेत मिलते हैं कि पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट तथा पश्चिमी हिमालय सतह से नीचे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य ये सामने आया है कि देश के 32% भूभाग का बुरी तरह ह्रास हो चुका है। इसमें से सर्वाधिक 24% मरुस्थली क्षेत्र हैं। राजस्थान राज्य तो जबरदस्त मरुस्थलीकरण की चपेट में है। राष्ट्रीय मृदा सर्वे और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो का कहना है कि थार मरुस्थल के फैलाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1996 तक 1,96,150 वर्ग किलोमीटर में फैले मरुस्थल का विस्तार अब 2,08,110 किलोमीटर तक हो चुका है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की प्राकृतिक संपदा को भी नुकसान पहुंचने से भूमि ज्यादा बंजर हुई है। यहाँ लोगों ने जलावन और जरूरतों की पूर्ति के लिए जंगलों पर कुल्हाड़ी चलाई है।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई थार मरुस्थल से पहले यहाँ कोई नदी या समुद्र था? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।